ये फिल्म हॉलीवुड की 1960 के दशक की है, जो आज तक IMDb पर 8.5 की रेटिंग के साथ साइको हॉरर कैटेगरी में पहली रैंकिंग पर है। इसे हॉलीवुड की शान कहा जाता है। इस फिल्म की कहानी सबसे यूनिक और अनएक्सपेक्टेबल है, जिसमें इतने ट्विस्ट और टर्न्स हैं कि यह अंत तक आपके दिमाग को उलझा कर रख देगी। कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से, जिसमें लड़की का नाम है मैरियन क्रेन और लड़के का नाम है सैम। ये दोनों होटल के एक कमरे में मिलते हैं। दोनों के बीच बहुत प्यार है। दोनों अपनी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। मैरियन सैम से शादी करना चाहती है, लेकिन सैम उससे प्यार होने के बावजूद भी शादी से इनकार कर देता है। उसकी आवाज़ में बेबसी झलकती है। उसका कहना है उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह एक अच्छा घर खरीद सके, इसलिए पहले वह पैसे कमाना चाहता है और उसके बाद शादी करेगा। लेकिन मैरियन को शादी की जल्दी है। वह अपनी जवानी ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहती। सैम की बात सुनकर मैरियन की आंखों में उदासी उतर आती है। वह उसके चेहरे को देखती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। इसके बाद मैरियन वापस अपने ऑफिस लौटती है। वह एक रियल स्टेट के ऑफिस में जॉब करती है। इसी बीच वहां पर टॉम नाम का आदमी आता है, जो अपनी बेटी के लिए घर खरीदना चाहता है। वह $40,000 कैश निकालकर मैरियन और उसके बॉस को दे देता है। मैरियन का बॉस उसको कहता है कि वह इन पैसों को बैंक में जमा करवा दे। मैरियन अपनी दोस्त से कहती है कि पैसे बैंक में जमा करने के बाद वह सीधा घर चली जाएगी, क्योंकि उसका सर दर्द कर रहा है। लेकिन जैसे ही वह ऑफिस से निकलती है, उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। घर पहुंचकर वह अपना सारा सामान पैक कर लेती है और उन पैसों को लेकर कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ती है। असल में मैरियन फीनिक्स एरिज़ोना में रहती है, जबकि उसका बॉयफ्रेंड सैम कैलिफोर्निया में रहता है। इसलिए वह चोरी किए गए पैसे लेकर कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ती है, ताकि वहां जाकर सैम से शादी कर सके। जैसे ही वह रेड लाइट पर गाड़ी रोकती है, उसका दिल जोर से धड़क उठता है, क्योंकि वह देखती है कि उसकी कंपनी का बॉस, जिसने उसे बैंक में पैसे जमा करने को कहा था, उसकी गाड़ी के सामने से गुजर रहा है। वह भी गाड़ी के अंदर बैठी मैरियन को देख लेता है, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाता। मैरियन घबराहट छुपाते हुए वहां से आगे निकल जाती है। लंबा सफर तय करने के बाद वह थक जाती है और सड़क किनारे अपनी कार खड़ी करके सो जाती है। सुबह उसकी नींद तब टूटती है जब एक पुलिस वाला उसकी कार के पास आकर खिड़की खटखटाता है। वह सवाल जवाब शुरू कर देता है। मैरियन के पास $40,000 हैं और उसके बॉस ने उसे पहले ही देख लिया था, इसलिए उसका डर और बढ़ जाता है। उसके चेहरे से साफ झलकता है कि वह घबराई हुई है। पुलिस वाले को भी उसके ऊपर शक होने लगता है। वह उससे लाइसेंस मांगता है और उसकी कार की नंबर प्लेट चेक करता है, जो कि एरिज़ोना की है। फिर वह लाइसेंस वापस लौटा देता है। मैरियन राहत की सांस लेती है और वहां से निकल जाती है, लेकिन उसकी नज़र बार बार पीछे जाती है। वह देखती है कि वह पुलिस वाला लगातार उसका पीछा कर रहा है। रास्ते में मैरियन एक कार डीलर के पास रुकती है। वहां बहुत सारी कारें खड़ी हैं, ज़्यादातर कैलिफोर्निया नंबर प्लेट वाली। उसे महसूस होता है कि अब उसे कैलिफोर्निया नंबर वाली कार चाहिए, ताकि कोई उसका पीछा न कर सके। वह न्यूज़पेपर को भी देखती है। असल में वह यह देखना चाहती है कि कहीं उसकी चोरी की खबर उसमें छपी तो नहीं, लेकिन अभी तक अखबार में उसकी चोरी की कोई खबर नहीं छपी थी। तभी अचानक उसकी नज़र उसी पुलिस वाले पर पड़ती है, जो अब भी उसका पीछा कर रहा था। मैरियन बेचैन हो जाती है। डीलर उसके पास आता है। वह कहती है कि उसे तुरंत कैलिफोर्निया नंबर वाली गाड़ी चाहिए। सेल्समैन उसकी घबराहट को समझ जाता है। वह कहता है कि नई गाड़ी के लिए उसे अपनी पुरानी गाड़ी देनी होगी और साथ में $700 भी चुकाने होंगे। $700 बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन मैरियन बिना एक पल सोचे मान जाती है। वह वॉशरूम जाती है, नोटों की गड्डी से $700 निकालती है और सेल्समैन को दे देती है। इस तरह वह कैलिफोर्निया नंबर की गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़ती है। उसका मन यही सोच रहा है, अगर पुलिस मेरा पीछा भी कर रही है तो अब मेरी नई गाड़ी देखकर वह मुझे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन उधर पुलिस वाला उस डीलर से मिलकर सब कुछ जान लेता है।
कि किस तरह मैरियन ने बिना मोलभाव किए गाड़ी बदली और मोटी रकम दी। इससे उसका शक और गहरा हो जाता है। मैरियन अब नई गाड़ी में हाईवे पर दौड़ रही है। उसके मन में लगातार डर और बेचैनी है, कहीं उसका राज खुल न जाए। शाम होते होते आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। बारिश शुरू हो जाती है और सड़क पर गाड़ी चलाना मुश्किल होने लगता है। वह एक साइन बोर्ड देखती है, बेट्स मोटेल। बारिश से बचने और रात गुजारने के लिए वह वहां रुकने का फैसला करती है। बेट्स मोटेल सुनसान इलाके में बना हुआ है। यहाँ कोई इंसान दिखाई नहीं देता। बारिश और अंधेरे में होटल का दृश्य और भी रहस्यमयी लगता है। मैरियन अपनी गाड़ी रोकती है और कमरे की तलाश में रिसेप्शन की तरफ बढ़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। फिर उसकी नज़र एक बड़े से पुराने घर पर जाती है जो होटल के ठीक पीछे बना हुआ है। वह देखती है कि उस घर की खिड़की पर कोई परछाई खड़ी है। कुछ ही देर बाद वहां एक नौजवान लड़का आता है। उसका नाम है नॉर्मन बेट्स। वह होटल का मालिक है और अपने आप सब कुछ संभालता है। नॉर्मन कहता है कि उसके पास बहुत कम ही ग्राहक आते हैं क्योंकि यह होटल हाईवे से दूर है। वह मैरियन को पहला ही कमरा देता है। चाबी सौंपते समय उसकी आंखों में हल्की सी चमक दिखाई देती है। नॉर्मन मैरियन को कमरे तक छोड़ता है। फिर वह कहता है कि बारिश बहुत तेज है, अगर चाहो तो मेरे साथ बैठकर खाना खा सकती हो। मैरियन थोड़ी सी झिझकती है लेकिन फिर मान जाती है। वह जाने से पहले पैसों को न्यूज़पेपर में छुपाकर मेज पर रख देती है ताकि किसी को शक ना हो। इसी बीच वह देखती कि नॉर्मन की अपनी माँ के साथ बहस हो जाती है, जिसमें उसकी माँ किसी भी लड़की को वहां लाने से मना कर देती है। फिर नॉर्मन खाना लेकर मैरियन के पास चला आता है। वह दोनों ड्राइंग रूम में बैठते हैं। कमरे की दीवारों पर भरे हुए स्टफ्ड बर्ड्स लगे हुए हैं। उनकी काली आंखें कमरे को और भी डरावना बना देती हैं। नॉर्मन कहता है कि जो जानवर या पक्षी मर जाते हैं उनके शरीर में केमिकल डालकर उनके शरीर को खराब होने से बचाया जाता है। इन्हीं शोपीस को टैक्सोडर्मी कहते हैं और यह उसकी हॉबी है। वह यह भी बताता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है सिवाय उसकी माँ के। नॉर्मन की बातें मैरियन को अजीब और असहज करने वाली लगती हैं। नॉर्मन अपनी माँ के बारे में बताता है कि वह बीमार हैं और हमेशा उस पर गुस्सा करती रहती हैं क्योंकि उसके पापा गुजर चुके हैं। मैरियन को लगता है कि नॉर्मन अपनी माँ के साए में दबा हुआ है, लेकिन नॉर्मन की आंखों में एक गहरा अंधकार भी झलकता है। उसकी मुस्कान के पीछे जैसे कोई राज छुपा हो। खाना खत्म करने के बाद मैरियन अपने कमरे में लौट आती है। कमरे के बाहर नॉर्मन एक तस्वीर को हटाता है जिसके पीछे एक होल है। उस होल से वह मैरियन को देखता है जो उस समय अपने कपड़े बदल रही थी और फिर अपने घर चला जाता है। मैरियन सोचती है, क्या वह जो कुछ भी कर रही है सही है? क्या सैम उससे शादी करेगा या यह चोरी की गलती उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी? अगर उसे जेल हो गई तो वह सैम से शादी कैसे करेगी? फिर वह पैसों का हिसाब लगाती है और निर्णय लेती है कि वह सभी पैसों को लौटा देगी और पैसों को बैग के अंदर छुपाकर शॉवर लेने का फैसला करती है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे बेदर्द रात साबित होने वाली है। मैरियन कमरे में अकेली है। बारिश की आवाज़ खिड़की से अंदर आ रही है। मैरियन अपने कपड़े उतारकर शॉवर के नीचे खड़ी हो जाती है। पानी की बूंदें उसके बदन पर गिरती हैं और वह राहत की सांस लेती है, जैसे पूरे दिन का तनाव बह रहा हो। बाथरूम के बाहर कॉरिडोर में हलचल होती है। कदमों की धीमी आवाज़। एक धुंधली सी परछाई अंदर दाखिल होती है। उसके हाथ में एक लंबा चाकू है। मैरियन नहा रही है, उसे हलचल का कोई अंदाजा नहीं। अचानक शॉवर का पर्दा जोर से खींचा जाता है। मैरियन चौंक कर मुड़ती है। वह किसी को देखती है। एक आकृति हाथ में बड़ा चाकू। उसकी चीख निकल जाती है, लेकिन चीख पूरी होने से पहले ही पहला वार उसके शरीर पर होता है और फिर एक के बाद एक लगातार वार। उसकी चीख थम जाती है। हम उस साए को जाते हुए देखते हैं। लगता है जैसे कोई औरत हो। दरवाज़ा जोर से बंद होता है। बाथरूम में सिर्फ मृत मैरियन पड़ी है। शॉवर का पानी लाल होकर बह रहा है, जैसे इस खौफनाक सच को धोने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। फिर तभी हमें नॉर्मन की माँ की आवाज़ सुनाई देती है, जो ब्लड ब्लड चिल्लाती है। नॉर्मन भागता हुआ मैरियन के कमरे में आता है।
वह देखता है कि मैरियन बाथटब में मृत पड़ी है। उसके चेहरे पर सदमे और डर का भाव है। वह चिल्लाता है, माँ, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने उसे क्यों मार डाला? उसके हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन फिर अपने आप को संभालता है और खून साफ करता है। वह नहीं चाहता कि किसी को भी इस बात की भनक लगे। वैसे भी मैरियन के सिवाय उस होटल में कोई नहीं होता। वह मैरियन की बॉडी को तौलिए में लपेटकर पैसों से भरे अखबार के पैकेट को उठाता है और फिर वह सब कुछ उसकी गाड़ी में डाल देता है। नॉर्मन गाड़ी को पास के दलदल तक ले जाता है। वह गाड़ी को दलदल में धकेल देता है। पूरी गाड़ी उसके अंदर गुम हो जाती है। अब सब कुछ शांत है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन न तो मैरियन अपने ऑफिस लौटती है और न ही अपने प्रेमी सैम से मिलने आती है। उसकी बहन लीला क्रेन बेचैन हो जाती है। वह पुलिस से मदद मांगती है, लेकिन पुलिस कहती है कि शायद मैरियन ने खुद कहीं भागने का फैसला किया हो। लीला ये मानने को तैयार नहीं। वह जानती है कि मैरियन ऐसा कदम कभी अकेले नहीं उठा सकती। लीला सीधे सैम से मिलने जाती है। सैम अपने हार्डवेयर शॉप में काम कर रहा होता है। लीला गुस्से में पूछती है, क्या मेरी बहन तुम्हारे साथ है? क्या तुम दोनों कहीं भागने का प्लान बना रहे हो? सैम हैरान हो जाता है। वह कहता है कि उसे मैरियन की कोई खबर नहीं। लीला को उसकी बातों में सच्चाई महसूस होती है। दोनों को समझ आता है कि मैरियन के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, लेकिन असलियत का पता कैसे लगाया जाए? इसी बीच उनकी मदद करने के लिए एक नया चेहरा आता है। एक प्राइवेट डिटेक्टिव मिल्टन आर्बोगास्ट। उसके पास $40,000 की चोरी का एक केस आया है। मैरियन की गुमशुदगी की जांच करता हुआ उनके पास आता है। वह बताता है कि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर केस बंद कर दिया है, लेकिन उसे शक है कि मैरियन चोरी किए हुए पैसों के साथ कहीं छिपी हुई है। आर्बोगास्ट बेहद चालाक और जिद्दी इंसान है। वह कहता है, अगर उसने पैसों के लिए कोई जगह चुनी होगी तो वो कोई छोटा और सुनसान होटल हो सकता है, जहां लोग ज्यादा आते जाते न हों। फिर वह शहर के आसपास बने मोटल्स और लॉजेस की लिस्ट बनाने लगता है। आर्बोगास्ट अपनी जांच शुरू करता है। वह कई मोटल्स में जाता है, लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। आखिरकार वह पहुंचता है बेट्स मोटेल। बारिश हो रही है और मौसम फिर से वैसा ही डरावना है जैसा उस रात था। वह नॉर्मन से मिलता है। नॉर्मन हमेशा की तरह मासूम और शर्मीला बनने की कोशिश करता है। आर्बोगास्ट सीधे सवाल करता है। वह फोटो दिखाते हुए पूछता है कि क्या हाल ही में ये औरत यहाँ ठहरी थी? नॉर्मन घबरा जाता है। वह झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शब्द कांपने लगते हैं। कभी कहता है कि कोई नहीं आया, तो कभी कहता है कि हाँ, कोई रुका था, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। आर्बोगास्ट उसकी बातों में उलझन पकड़ लेता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि नॉर्मन कुछ छुपा रहा है। वह उसका रजिस्टर चेक करता है, जिसमें एक नाम लिखा देखता है, मरी सैमुअल, जो मैरियन ने ही लिखा था। इसके बाद डिटेक्टिव नॉर्मन से दोबारा पूछता है, तो वह उसे बताता है कि यह 1 हफ्ते पहले यहाँ आई थी और सुबह जल्दी ही यहाँ से निकल गई थी। इसके सिवाय उसे कुछ नहीं पता। फिर आर्बोगास्ट की नज़र उस बड़े पुराने घर पर जाती है, जो मोटल के पीछे बना हुआ है। वह कहता है, वहाँ कौन रहता है? क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? नॉर्मन घबराकर जवाब देता है, नहीं, वहाँ मेरी माँ रहती हैं, लेकिन वो बहुत बीमार हैं, उनसे मिलना मुमकिन नहीं है। आर्बोगास्ट की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। वह सोचता है कि सच शायद उसी घर के अंदर छुपा है। आर्बोगास्ट कहता है कि वह थोड़ी देर बाद लौटेगा सर्च वारंट के साथ। वह मैरियन की बहन को कॉल करके बताता है कि वह किस होटल में है और उसने उसके ऑनर से बात की है। ऑनर ने बताया है कि मैरियन यहाँ आई थी, लेकिन इसी बीच जैसे ही डिटेक्टिव को मौका मिलता है, वह नॉर्मन के घर में घुस जाता है। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर घर में ऊपर जाता है, लेकिन तभी अचानक एक परछाई तेजी से उसके सामने आती है, हाथ में वही चमकता हुआ चाकू। आर्बोगास्ट उसे देख भी नहीं पाता कि चाकू उसकी गर्दन में गहराई तक उतर जाता है। वह चीखने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज गले में ही घुट जाती है। घर की दीवारें लाल हो जाती हैं। उसका शरीर सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आ जाता है। कुछ ही पलों में सब खत्म।
आर्बोगास्ट भी उस घर में रहस्य बन जाता है। आर्बोगास्ट घर के अंदर तो आ गया था, लेकिन वापस कभी नहीं लौटा। सैम और लीला घंटों उसका इंतजार करते हैं। सैम सोचता है कि शायद डिटेक्टिव को कोई सुराग मिल गया हो और वह वहीं व्यस्त हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है लीला की बेचैनी बढ़ती जाती है। अगर आर्बोगास्ट भी लौटकर न आया तो आखिरकार वे तय करते हैं कि अब उन्हें खुद ही सच्चाई पता लगानी होगी। सैम और लीला आर्बोगास्ट के बताए रास्ते पर चलते हुए बेट्स मोटेल पहुंचते हैं। ये वही जगह है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। दूर से देखने पर मोटेल फिर से वैसा ही सुनसान और वीरान लगता है। लीला डर जाती है और सैम का हाथ पकड़कर कहती है, यही जगह है, मुझे यकीन है मेरी बहन यहीं आई होगी। नॉर्मन हमेशा की तरह मासूमियत ओढ़कर सामने आता है। वह दोनों का स्वागत करता है, लेकिन उसकी आंखों में एक छुपा हुआ डर है। सैम सामान्य बनने की कोशिश करता है, जबकि लीला की नजरें लगातार उस पुराने घर पर टिकी रहती हैं। सैम धीरे धीरे बातचीत को घुमाता है और कहता है, सुना है यहाँ एक महिला भी रहती हैं, आपकी माँ। नॉर्मन के चेहरे पर एक कड़वाहट उभरती है। वह तुरंत जवाब देता है, वो बहुत बीमार हैं, किसी से मिलना पसंद नहीं करती। लीला की आंखों में शक और बढ़ जाता है। सैम समझ जाता है कि नॉर्मन से सीधे जवाब निकालना आसान नहीं होगा। वह बातचीत में उसे उलझाने लगता है और सख्त आवाज में कहता है, देखो, हमें सच्चाई पता करनी ही है। अगर तुम्हारी माँ ने कुछ देखा है तो हमें उनसे बात करनी होगी। नॉर्मन घबराने लगता है। वह गुस्से में कहता है, मैंने कहा ना, मेरी माँ बीमार हैं, उनसे कोई नहीं मिलेगा। इसी बीच लीला घर की ओर बढ़ जाती है। प्लान साफ था, सैम नॉर्मन को उलझाए रखेगा और लीला घर के अंदर जाकर असली सच ढूंढेगी। लीला सावधानी से सीढ़ियां चढ़ती है। वह एक कमरे में झांकती है, पुरानी तस्वीरें, टूटी हुई अलमारी, लेकिन सबसे डरावनी बात, ये सब देखकर लगता ही नहीं कि यहाँ कोई जीवित इंसान रहता हो। तभी नॉर्मन को महसूस हुआ कि जो लड़की सैम के साथ में आई थी वो दिखाई नहीं दे रही। उसे पता चल गया कि वो उसके घर में जा चुकी है। वह सैम पर हमला करता है और उसे बेहोश करके अपने घर की तरफ भागता है। लीला उसे देख लेती है और धीरे धीरे घर के नीचे तहखाने की ओर बढ़ती है। वहां से आती एक अजीब सी बदबू उसकी नाक में चुभती है। तहखाना लगभग अंधकार में डूबा हुआ है, बस एक छोटे से बल्ब की पीली रोशनी टिमटिमा रही है। लीला की नज़र अचानक एक रॉकिंग चेयर पर जाती है जिस पर कोई औरत बैठी हुई है। वह आगे बढ़ती है और उस चेयर पर बैठी औरत के कंधे को छूती है। चेहरा धीरे धीरे रोशनी में आता है। वह देखती है, यह कोई जिंदा औरत नहीं बल्कि कोई डमी है। जैसे वह पक्षियों की बॉडी को केमिकल से सेफ रखता था, उसी प्रकार उस बॉडी को भी सेफ रख रखा था। वह देखती है एक सिकुड़ी हुई त्वचा, खाली आंखों के गड्ढे और हड्डियों से लटकता सूखा हुआ मांस। वह है नॉर्मन की माँ, जो सालों पहले मर चुकी थी। ये सब देखकर लीला की चीख निकल जाती है। अचानक पीछे से तेजी से कदमों की आवाज आती है। लीला पीछे मुड़ती है और देखती है कि दरवाजे पर एक औरत है जिसने लंबा गाउन पहन रखा है, हाथ में चाकू, और कहती है, मैं नॉर्मा हूँ, यानी नॉर्मन की माँ। वह उसकी तरफ बढ़ती है। लीला पूरी ताकत से चीखती है। उसी समय सैम पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। चाकू उसके हाथ से गिरता है और तभी सबके सामने सच उजागर होता है। वह कोई औरत नहीं बल्कि नॉर्मन बेट्स है। गाउन और विग पहने हुए अपनी माँ का रूप धरकर वह ये हत्याएं कर रहा था। नॉर्मन का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका है। उसकी आंखों में पागलपन है। आखिरकार पुलिस पहुंचती है। नॉर्मन को हथकड़ी पहनाई जाती है। वह चुपचाप देखता रहता है, जैसे सब कुछ किसी और के साथ हो रहा हो। फिर एक कोर्टरूम दिखाया जाता है जिसमें एक साइकाइट्रिस्ट आता है जिसने नॉर्मन के केस को स्टडी किया था। लीला और सैम अब भी सन्न हैं, लेकिन सच्चाई सामने आ चुकी है। साइकाइट्रिस्ट बताता है कि नॉर्मन की माँ नॉर्मा बेट्स सालों पहले मर चुकी थी। नॉर्मन ने उसे जहर देकर मार डाला था क्योंकि वह किसी और आदमी से प्यार करने लगी थी, लेकिन उस गुनाह के बाद उसका दिमाग बिखर गया। वह अपनी माँ के शव को घर में छुपाकर रखता था और उसने केमिकल से सुरक्षित रखा और खुद माँ की तरह जीने लगा। लीला पूछती है कि क्या उसकी बहन को नॉर्मन ने ही मारा है, तो साइकाइट्रिस्ट हाँ भी कहता है और नहीं भी।
वह बताता है कि सालों पहले उसका पिता मर गया था, जिसके बाद दोनों माँ और बेटा एक दूसरे का सहारा थे। लेकिन उसके बाद उसकी माँ को किसी से प्यार हो गया तो नॉर्मन को लगने लगा कि उसकी जगह उस आदमी ने ले ली। ये सब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए उसने अपनी माँ और उसके लवर को जहर दे दिया। सभी को लगा कि उसकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं होने के कारण पहले उसने अपने बॉयफ्रेंड को जहर दिया और बाद में खुद खा लिया। लेकिन ये सब नॉर्मन का काम था, जिसके बाद वह पागल होने लगा। अपनी माँ को ना देख पाने के कारण उसने उसकी बॉडी को सुरक्षित रखा और खुद ही अपनी माँ बन गया। इसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जिसमें एक व्यक्ति के अंदर ही दो शख्सियतें रहती हैं। एक वह खुद यानी नॉर्मन और दूसरी उसकी माँ। धीरे धीरे माँ वाली शख्सियत ने पूरे नॉर्मन पर कब्जा कर लिया। वह खुद को नॉर्मन की जगह अपनी माँ समझने लगा और जब भी कोई औरत नॉर्मन की जिंदगी में कदम रखती तो उसकी माँ वाली शख्सियत उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैरियन क्रेन भी उसी जुनून की शिकार हुई थी, जिसमें उसने अपनी माँ बनकर उसकी हत्या की और बाद में अपनी पर्सनैलिटी में आकर सभी सबूत मिटाए, क्योंकि उस पल वह सोचता कि ये सब उसकी माँ ने किया है। साइकाइट्रिस्ट ये भी कहता है कि अब आप नॉर्मन से कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि उसकी माँ की पर्सनैलिटी उस पर हावी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक छोटे से कमरे में नॉर्मन अकेला बैठा है। उसके चेहरे पर शांति है, लेकिन वह नॉर्मन नहीं, उसकी माँ है। वह धीरे धीरे बड़बड़ाता है, मैंने कुछ नहीं किया, सब नॉर्मन ने किया, मैं तो उसकी माँ हूँ। और उसी समय पुलिस मैरियन की कार दलदल से बाहर निकालती है, वो कार जो उसके सारे गुनाहों की गवाह थी। जिंदगी में हम सबके सामने कभी ना कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें सही और गलत के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है। साइको मूवी हमें यही सिखाती है कि एक छोटी सी गलती हमारी पूरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल सकती है। मैरियन ने प्यार और आज़ादी की तलाश में चोरी का रास्ता चुना, लेकिन वही रास्ता उसकी मौत की मंजिल बन गया। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि जब हम अपने डर, अपनी गलतियों या अपने सच से भागते हैं तो वह डर और भी ताकतवर बनकर हमें घेर लेता है, जैसे नॉर्मन बेट्स। अगर इंसान अपने अंदर छिपे शैतान को कंट्रोल न करे तो वह उसकी पहचान निगल लेता है। असल में इस फिल्म का सबक बहुत गहरा है। गलत रास्ता चाहे कितना भी आसान क्यों न लगे, उसका अंजाम हमेशा डरावना और तबाही से भरा होता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही मूवी देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।